हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट्स में। ठीक है, तो मैंने फर्दर बहुत सारे वीडियोस भी दिए हुए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पे जिसमें मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये पार्ट में, यहाँ से पूरा पार्ट यहाँ तक पूरा पार्ट में दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या होता है। तो अभी हम बता देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो 14 जुलाई का यहाँ पे बात किया गया है। 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई का बात किया गया है जब जो पेरिस सिटी है उसमें बहुत ज़्यादा तहलका मचा हुआ था और 700 पीपल्स ने अपना मिलिट्रिया बनाया और जो फोर्ट्रेस प्रिजन है मतलब उसे बर्स्टाइल को तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे थे और उसके बाद जाके जो मोनार्च हैं फ्रांस के उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। यहाँ से पढ़ते हैं। लुई 16 मेन पॉइंट जो आपको याद रखना वो देखिएगा। लुई 16 1774 में राजा बने थे। ठीक है, ही वाज और जब वो 20 ईयर्स के थे तब उन्होंने मैरी एंटोनी से शादी कर लिया था, पर उन्हें एम्प्टी ट्रेजरी मिला था, मतलब खाली खजाना। ठीक है, उनके पास कोई भी, क्योंकि उन्होंने 15 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया था ब्रिटेन से आज़ादी पाने के लिए, क्योंकि ठीक है, और तो ये जो हेल्प था उन्होंने 2 बिलियन ऑफ लीवर्स डेप्थ, मतलब लीवर्स उन लोगों का ये है यूनिट ऑफ करेंसी है। ठीक है, तो 2 बिलियन लीवर उनका डेप्थ हो गया था। डेप्थ मतलब कर्ज। तो 10% ऑफ द इंटरेस्ट, जो 10% ऑफ द टैक्स है वो इंटरेस्ट पेमेंट में चल जाता था। फिर जो बाकी कुछ बचा था उनका, तो उनको ये भी करना होता था कि अपना रेगुलर एक्सपेंस जो बहुत ही सहायना है, गवर्नमेंट को चलाना पड़ता था, यूनिवर्सिटीज़ को चलाना होता था। तो गवर्नमेंट क्या हो गई, फोर्स हो गई टैक्सेस को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे ये देख लीजिए, फ्रांस रेवोल्यूशन बिफोर 1789 को उसको ओल्ड रिजिम कहा जाता है। ये देखना है पूरा चार्ट, इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेट है क्लर्जी नोबैलिटी एंड थर्ड स्टेट है पीजेंट्स, बहुत गरीब पीपल्स। ठीक है, क्लर्जी है जो लोग चर्च में रहते हैं, प्रीस्ट हो गए। तो नोबैलिटी है जो लोग टैक्सेस लेते हैं पीजेंट से। ठीक है, और बिजनेसमैन इस कैटेगरी में मिडिल क्लास पड़ते हैं, इसमें थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे। ठीक है, तो मैंने समझा दिया। क्लर्जी नोबैलिटी जो 90% है पॉपुलेशन, वो तो सिर्फ फ्रांस के, वो तो सिर्फ फार्मर ही है, और 60% उनके पास जो लैंड है वो चर्च और नोबैलिटी के पास ही है। तो वो लोग 60% जो लैंड है उन चर्च नोबैलिटी, तो वो लोग ये कैसे करेंगे, ये वर्क कैसे करेंगे। तो चर्चेज टैक्स लेती थी, उसका नाम है टीथेस, और जो ये और जो स्टेट को पे करना होता था वो है टाइल। ठीक है, और नोबैलिटी थोड़ा सा जो फार्म का ये है अपना, मतलब अपने घर में काम कराती थी, या फिर उनका जो पीजेंट्स का पूरा, मतलब नोबैलिटी है कि लैंड लॉर्ड्स है। ठीक है, वो अपने घर में अगर काम करा लेती थी, और नहीं तो वो जो फील्ड होते हैं वो फार्मर्स ये कर लेते हैं, ओन कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए, कल्टीवेट हो जाने के बाद फिर दे देते हैं। तो फिर 1789 में 23 मिलियन से 28 मिलियन फ्रांस का पॉपुलेशन हो गया। जब उसकी वजह से जो ब्रेड बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया।
ठीक है, और पीपल्स उसे ख़रीद ही नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। बट वो जो वर्कर्स हैं उनका तो फिक्स्ड ये है, उनका तो फिक्स्ड है वेजेस, तो वो कैसे खरीदेंगे। तो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गई, मतलब खाने का अकाल। तो 18th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास है वो अपना ओवरसीज़ ट्रेड करके अपना मतलब अपना लालन पालन होता है ना वो करते थे, मतलब अपना फैमिली का देखना वो सारा करते थे, ठीक है। तो वो लोग सोचते थे कि कोई भी प्रिविलेजेस बर्थ से ना दिया गया, ये सब अनफेयर है। तो यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट है जो जॉन लॉक एंड राउजी, ये दो इम्पॉर्टेंट है। तो जॉन लॉक जो है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखे थे, जिसमें उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को जो है उसको रिफ्यूट किया था, मतलब और मोनार्च का पावर को, ठीक है। और राउजी हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये कहते कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इस बुक में। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि पीपल एंड मोनार्च के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और मॉन्टेस्क्यू जो है उन्होंने कहा था कि पावर डिवीज़न होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में, ठीक है। बस इतना याद रखना है। लुई 16, अब यहाँ से पढ़ते हैं। लुई 16 हैड टू इंक्रीज, लुई 16 को टैक्स इंक्रीज़ करना पड़ा, क्योंकि वो तो पहले ही हमने पढ़ लिया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो जो मोनार्च है उनको ये अधिकार नहीं है कि वो खुद से, मतलब खुद ही डिसीजन ले लें कि कब टैक्स बढ़ेगा कब टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो उनको एक पॉलिटिकल ये मीटिंग बुलाना पड़ता था, जिसमें जो 3 स्टेट हम लोग पहले पढ़े थे उसमें से सबका रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और सब मिलके बात करते हैं। तो इस बार ये 1614 में आएंगे, ठीक है। On 15 May 1789 लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू, तो फिर ये 5 मई 1789 को आखिरकार हो गया। तो फिर लुई 16 ने ये बुलाया था, तो 300 फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट से आए थे और 600 मेंबर्स जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं वो थर्ड स्टेट से आए थे, जैसे कि बिग बिजनेसमैन जो मिडिल क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो पीजेंट्स, आर्टिशियंस, फार्मर्स हैं उनका 440,000 लेटर्स आ गए थे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे, यहाँ पे एक रिजिम मनाया जाता है कि रिजिम है मतलब रूल है यहाँ पे कि हर एक स्टेट के पास एक वोट रहेंगे, ठीक है। तो एक 3 स्टेट है तो तीनों के पास एक एक वोट रहेंगे। तो ऐसे तो ये बहुत ही अनफेयर हो गया ना कि एक वोट रहेंगे, तो नोबेलिटी और जो क्लर्जी है वो तो चाहेंगे ही ना कि टैक्स बढ़ जाए, तो क्योंकि उन्हें तो टैक्स पे नहीं करना होता है ना, ये याद रखिए कि नोबेलिटी है और क्लर्जी है उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, ठीक है। बट वो जो ये थर्ड स्टेट है ना उन्हें चाहिए था कि नहीं सबके पास एक वोट हो, जो राउजी ने लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है। तो राजा ने ये नहीं माना और वो सारे वहाँ जो असेंबली था वहाँ से उठ के चल गए। फिर 20 जून को उन्होंने टेनिस कोर्ट वर्साइलेस में मिले और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, और उन्हें लीड करे जा रहे थे मीराबाउ एंड एबिसाइज के द्वारा। तो नेशनल असेंबली जब बिज़ी थे तो यहाँ पे मतलब पूरे पेरिस सिटी में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आए थे, जैसे कि जो ब्रेड का प्राइस है, ब्रेड का प्राइस है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और जो वुमेन है वो मतलब वो वर्कशॉप में पूरा मतलब स्टॉर्म कर जाती थी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 14 जुलाई को वो बस्टाइल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर वहाँ पे विलेज टू विलेज एक रूमर्स फैल गया था कि अब जो किंग है वो ये कर देने वाले हैं, ओपन फायर का ऑर्डर देने वाला है, ठीक है।
तो कुछ जो नोबैलिटीज़ हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में भाग गए। तो फिर नेशनल असेंबली 4 अगस्त 1789 को अपना पावर ले लिया, मतलब सारे फेडरल सिस्टम्स को अबॉलिश कर दिया। फिर टिथिस जो है टैक्स उन्हें बैन कर दिया, टाइल है उन्हें बैन कर दिया। फिर चर्चेस के पास से सारा लैंड ले लिया, ऐसा हुआ। और उनमें 2 बिलियन लीवर्स का फ़ायदा हुआ। तो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया 1791 को, ये भी याद रखना है। और इसमें पावर सेपरेशन हुआ था, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू ने बताया था, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। ये चार्ट पढ़ लेना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इसमें एक्टिव सिटीज़न है एंड पैसिव सिटीजन्स हैं, मतलब जिनका वेजेस है जिनका वेजेस है वो 3 डेज़ ऑफ द, मतलब 3 डेज़ रहेंगे एक लेबर के टैक्स जो पे करते, 3 डेज़ ऑफ द लेबर होंगे तो ही क्या होगा कि उन्हें वोट देने का अधिकार है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर जो है वहाँ पे नेचुरल इनिएबल राइट्स को डिक्लेयर किया, जिसमें कि मतलब सभी को बोलने का अधिकार है, अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है, और इक्वल है, सब इक्वल है लॉ क्या है। तो ब्रोकन चेन जो है यहाँ पे यूनिट, ब्रोकन चेन मतलब जो स्लेवरी है उसका एंड, उसको टूट गया, मतलब ठीक है। यूनिट मतलब सब एक साथ हैं हम। और ट्रायंगल जो है यहाँ पे मतलब सब देख रहे हैं सब चीज़, ठीक है। सिंबल ऑफ रॉयल पावर, तो ये रॉयल पावर दर्शाता है, और ये मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो रेड कैप है जो फ्री होने का दर्शाता है। फिर ये वाइट एंड रेड एंड ब्लू, ये फ्रांस का ये नेशनल कलर्स है। और ये विंग्ड वुमेन है, मतलब वुमेन कम नहीं होती। और ये द लॉ ऑफ टैबलेट्स है, मतलब जिसमें लॉ के आगे सब इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सिचुएशन जो किंग है वो मतलब सीक्रेट नेगोशिएशन, मतलब सीक्रेट प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे फिर से मेरा किंग मेरे हाथ में, मतलब पावर सारे मेरे हाथ में आ जाएंगे। तो पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो वो मिलके ये प्लान कर रहे थे, बट जो असेंबली है वो इन्हें ये सारे पता चल गया था। तो उन्होंने 1000 वॉलंटियर आर्मी को उन्हें रोकने के लिए भेजा। और जब जो वार हो रहा था तब वो वार होने लगा तो उन्होंने मर्साइलिस सॉन्ग को गाया था। वो अभी फ्रांस का नेशनल एंथम है और ये रॉबर्ट डीएलसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो मैन फाइट कर रहे थे और जो वुमेन्स हैं वो उन्हें लाइवलीहुड, मतलब उन्हें छोड़ दिया गया था कि पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों का और फैमिली का देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो तभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनने लगे, उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस पॉलिटिकल पार्टी है जो है जैकोबिन्स क्लब है, जैकोबिन्स है जो कॉन्वेंट ऑफ एसटी जैकोबिन जिसका नाम आया कॉन्वेंट ऑफ एसटी जैकोबिन से, ठीक है। मेंबर्स ऑफ जो मेंबर्स है जैकोबिन क्लब के, वो कैसा चीज़ पहनते थे, रेड कलर के कैप, ठीक है। रेड कलर के पेस्ट्री कुक्स पहनते थे, वॉच मेकर्स पहनते थे, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वर्कर्स दे लीड। हाँ, तो जैकोबिन्स क्लब में कैसे थे, जो पीजेंट्स होते थे, पेस्ट्री वर्कर कुक्स होते थे, वॉच मेकर्स होते थे, प्रिंटर्स होते थे, शूमैन्स होते थे, ये सारे आर्टिशियंस, पीजेंट्स और
क्विकर्स, ये सारे जैकोबिन्स क्लब के मेंबर होते थे। और वो लोग क्या पहनते थे? स्ट्रिप्ड ट्राउजरी सिमिलर टू वन बाई the dock workers. It was themselves a part of fashionable society, especially the nobles and who wore knee branches. तो ये देखिए इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है। रेड कैप पहनते थे, नी ब्रांचेस पहनते थे और जूते फ्लैट पहनते थे, जबकि यहाँ पे देखिए ये लोग नी ब्रांचेस पहनते थे। तो a way of proclaiming the end of the power, मतलब जो नी ब्रांचेस क्यों नहीं पहनते थे? क्योंकि उन्हें लगता था ये पहनने से शायद एंड ऑफ द पावर दर्शाए, ठीक है, ये सिंबलाइज करने के लिए। और जो रेड कैप है वो लिबर्टी को दर्शाने के लिए। उसके बाद 1792 जैकोबिन्स प्लांट into number of Parisians who were angered on the short supply of high price of food. तो अब यहाँ पे क्या हुआ? तो जैकोबिन्स है वो अगस्त 10, 1792 को जो पेरिस ऑफ ट्यूलेरीज है उसमें स्टॉर्म कर दिया, मतलब वहाँ घुस गए और उसको तबाह कर दिया, ठीक है। तो और जो रॉयल फैमिली है उन्हें जेल में भर्ती कर दिया गया। और लास्ट में जो रॉयल फैमिली है उन लुई 16 को फांसी दे दी गई और टेंशन तो लुई 16 को क्या कर दिया गया? डेथ का सेंटेंस दिया गया है, क्योंकि धोखेधड़ी करने का वजह से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? पूरे मतलब फ्रांस को फिर से तबाह कर देने की ये की थी, और उसके साथ मैरी एंटोनी को भी। फिर यहाँ पे रीजन ऑफ टेरर, तो रीजन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ। रीजन ऑफ टेरर कब से कब तक है? 1793 to 1794 दूसरे रीजन ऑफ टेरर कहा जाता है। और जो तो इसमें क्या हुआ कि जो बहुत सारे चेंजेस लाए गए, जैसे कि एक बुलेटिन डिवाइस को इन्वेंट किया गया डॉक्टर बुलेटिन के द्वारा। तो ये ऐसा कुछ होता था। यहाँ पे ब्लेड, ये ब्लेड है, ठीक है, ये ब्लेड है। यहाँ पे एक इंसान का गला रखा जाता था और ये नीचे काट दिया जाता था, जाकि एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता था, जो कि मतलब रॉबिस्पायर, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर के विरुद्ध जाता था, तो उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, ठीक है। रॉबिस्पायर है वो मीट और ब्रेड को राशन कर दिए, क्योंकि ताकि कोई और जो है मतलब सब वो उनका ये सोच था कि वो सभी को इक्वल करे, कोई ना ही बड़ा होगा आदमी होगा ना ही छोटा आदमी होगा। तो इसीलिए जो रॉबिस्पायर हैं वो मीट और ब्रेड को राशन कर दिए, ठीक है। और जो पीजेंट्स हैं उन्हें मतलब उन्हें वो फोर्स करते थे कि अपने ग्रेन्स उतने ही दाम में बेचो, इससे ज़्यादा नहीं। और जो नेम्स हैं, जो मतलब टाइटल्स होते हैं, जो उससे जो वाइट राइस होता है उसे बैंड कर दिया। जो नेम्स है वो बदल गया, जैसे सर का मॉन्सियर, मैडमी फॉर मैम, और सिटीजन का सिटीयोनी एंड सिटीयनी।
जो रॉबिस्फायर के भी दल में, जो जैकोबिन्स क्लब में थे, वो उनके दल में हैं। तो कुछ लोग ये मतलब उन्हें ये बोलते थे कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तो फाइनली कॉन्वेंट कोर्ट इन जुलाई, मतलब उन्हें वो सारे लोग अपोज करने लगे कि ऐसा ये सारे नहीं होंगे। मतलब सबका अलग अलग खाने का इच्छा हो सकता है, पर वो क्या कर रहे थे, फोर्सफुल इक्वालिटी लाना चाह रहे थे। तो उनके ही ऑफिशियल्स ने बहुत सारे विरोध किया। तो फाइनली जो कोर्ट है वो 1794 को उन्हें अरेस्ट कर लिया और फिर उन्हें भी गुलेटाइन से ही मार दिया गया। तो डायरेक्टरी ऑफ फ्रांस आया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, जो जैकोबिन गवर्नमेंट थे उनका जो फॉल हो गया, तो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आया। वो है जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लाया गया था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जिसमें उन्होंने फ्रेंच पर कब्जा कर लिया था। उनके बारे में हम फर्दर आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ डिड ह्यूमन हैव अ रेवोल्यूशन, तो ह्यूमन को कैसे रेवोल्यूशन आया। तो ह्यूमन्स भी ये चाहती थी कि उन्हें भी सारे राइट्स दिए जाए। क्योंकि देखिए, जब उन्होंने जो वार लड़ने जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे सपोर्ट किया था, ह्यूमन्स ने बहुत सारे सपोर्ट किया था। जब वो अपने लाइवलीहुड के लिए पैसा कमा रही थी, ठीक है। पर उन्होंने सोचा कि उन्हें भी, जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, कन्वेंशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना है, डायरेक्टरी को यहाँ पे ये किया गया है। तो डायरेक्टरी पैव द वे ऑफ मिलिट्री, 5 मेंबर्स के डायरेक्टरी बना, डायरेक्टरी बना। तो वो सोच रही थी कि अगर ये बने, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बने, जो 1971 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें क्या हुआ कि ह्यूमन्स को कोई भी राइट्स नहीं दिए गए। तो उन्होंने सोसाइटी में रेवोल्यूशन चाहा कि वुमेन्स को भी इक्वल ये दिया जाए, इक्वल प्लेस दिया जाए सोसाइटी में, ताकि वो भी कुछ करे। तो यहाँ पे ओलम्पी डी जॉर्जिस के बारे में एक ये पोएट्रेस है, वो एक्टिव वुमेन के बारे में लिखी है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, तो इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें जो स्लेव ट्रेड जो होते हैं, उसमें ये कहा गया है कि जो अफ्रीकन से बहुत सारे स्लेव को अमेरिका एंड यूरोप के को दे दिया जाता था, और वो वहाँ पे वो थोड़े से पैसे खाना दे के उन्हें स्लेव बना कर रखते थे, बहुत ही कम। तो इसी को अफ्रीकन नेगोस कहा जाता है। और फाइनली ये कन्वेंशन के आने पे फ्री ऑल स्लेव को सारे फ्री कर दिए थे 1794 में। तो रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, जो एवरीडे लाइफ में क्या रेवोल्यूशन आया, तो इन 1789 द फ्रांस हैज मेड, बहुत सारे चेंजेस आए थे वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट लॉ बन रहे थे। तो न्यूज़पेपर्स, जो राइट ऑफ सिटीजन्स मैन है, उसमें बहुत सारे छप रहे थे कि सिटीजन्स के क्या क्या राइट है, लिबर्टी, जस्टिस, इन सारे न्यूज़पेपर में छप रहे थे। तो 1804 में नेपोलियन आ गए, और नेपोलियन के आने के बाद उन्होंने
डेसिमल सिस्टम को इन्वर्ट किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉज, बहुत सारे लॉ मेजर वेट, तो बहुत सारे लॉज को भी उन्होंने लाया, डेसिमल सिस्टम को लाया, बहुत सारे चेंजेस लाए, पर वो फिर वाटरलू वार में डिफीट कर गए 1815 में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। जो मेन पॉइंट था वो मैंने बता दिए हैं। यहाँ पे राजा राममोहन रॉय के बारे में बताया गया, टीपू सुल्तान, जो फ्रांस रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। 25 मिनट्स से ज़्यादा हो गया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।